हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल को दोगुनी करता है तो वह इसे बी से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय घंटे में ज्ञात कीजिए। अगर ए की चाल 1 है, ठीक है, ए एक चाल से जाता है, बाद में दोगुनी करता है, ठीक, दोगुनी करता है तो चाल का जो है इन्वर्स होता है वो समय का रेशियो, ठीक, 2:1। अब बोला गया है कि ए को पहले 2 घंटे 30 मिनट अधिक लग रहे थे बी से, और अब जो है बी से 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू तुम्हारी जो हो जाएगी 2 घंटे 30 मिनट प्लस 1 घंटा, क्योंकि इधर 1 घंटा कम लग रहा था तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3.5 हो जाएगा, ठीक, 3.5 आवर हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 7 आवर, ठीक। तो एक को 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो उसकी जो चाल हो जाएगी 2 एक कम 2 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब हम 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 आवर्स। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम अंक से 70 अधिक होते, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या होंगे, है ना। तो 24% अंक मिलते हैं तो 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 24% प्लस 56, क्योंकि 56 जोड़ेंगे तभी वो पास हो पाएगा। अगर उसको 60% अंक मिलते हैं तो जो न्यूनतम अंक हैं उनसे 70 अधिक लाता है, तो 60 माइनस 70, ठीक है, तभी हमको पासिंग अंक का पता चलेगा, ठीक है। तो 24 को इधर भाग करेंगे, माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 24 में 60 में से 24 जाएंगे यानी 36% हो जाएगा ये। और इसको जब करेंगे 70 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगी 3.5 यूनिट, ठीक। तो 100% की हमें निकालनी है, अधिकतम अंक कितने होंगे, तो 350 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेष बचता है, उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। 405 को संख्या से विभाजित करते हैं, कोई भी एक संख्या n है, ठीक है, उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर, ठीक, उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो हम 30 को ही सीधे 27 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो शेष बच के आएगा वो आएगा 3। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो पहले शेष बचता है और दूसरी संख्या को संख्या से विभाजित करने के लिए बोलता है, तो उसी शेष को हम 27 से उसी संख्या से विभाजित कर देंगे, वही सीधा सीधा शेष बच के आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्मार्ट टीवी 15,400 में खरीदा गया था। इसकी कीमत में 30% की वृद्धि की गई थी। इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया था। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत कितना था? तो इसमें ना सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई वाला, ठीक है। तो 30% की वृद्धि हुई यानी 30 और 15% की छूट हुई यानी माइनस होगा, ठीक। और यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे माइनस हो रहा है, तो 15% की छूट माइनस हो रही है तो वो माइनस ही होगा, ठीक है। तो 30 15 गए, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 15 या 45 यानी 450 अपॉन 100। ये करेंगे तो 15 माइनस 4.5 यानी 10.5 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि यह समय दर से कितने वर्ष में स्वयं का 13 गुना हो जाएगी। तो हम पहले सीधे लिख लेते हैं। जो हमारा टाइम दे रखा है, ठीक, और हमारा मूलधन और ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक, और ए यानी मिश्रित धन, ठीक। तो 15 वर्ष में कितनी गुनी हो रही? 3 गुनी। अगर ये 1 होगा तो एसआई तुम्हारा 2 होगा और मिश्रित धन तुम्हारा 3 होगा, ठीक। अब बोला गया कि यह समान दर से कितने वर्ष में, जब रेट समान है तो मूलधन तुम्हारा 1 ही होगा, और जो तुम्हारा 13 गुना बोल रहा है तो एसआई तुम्हारा 12 होगा और इसका ये 13 हो जाएगा, क्योंकि एसआई प्लस मूलधन दोनों मिला के मिश्रित धन होते हैं। अगर ये रेट समान है और मूलधन तुम्हारा समान है तो अगर ये 6 गुना हो रहा है, 2 6 के 6, तो ये भी यहाँ इसका भी 6 गुना होगा, क्योंकि ये जो एसआई जो होता है रेट का इन्वर्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एसआई निकल के आता है, रेट इंटू टी करते हैं, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा 90 वर्ष, इसका भी 6 गुना निकालेंगे तो 90 वर्ष निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और अगर किसी को डाउट होता है इस क्वेश्चन पे या किसी और क्वेश्चन पे तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट डे पे क्वेश्चन फिर से बता दूंगा वही। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि 169 और 144 का मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम अंडर रूट जो संख्या दे रखी दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल देते हैं, ठीक। तो 169 अंडर रूट होता है 13 का, ठीक, और 144 जो होता है वो 12 का, ठीक। तो 13 और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जीडी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो पी और क्यू 15 और 10 दिन में कर सकते हैं, तो पी 15 दिन में कर सकता है और क्यू कर सकता है 10 दिन में। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक। 15 दूना 30, इन दोनों की इफिशिएंसी, पी की इफिशिएंसी 2 निकल के आ गई और क्यू की इफिशिएंसी 3 निकल के आ गई। अब बोला गया है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा। अगर हम क्यू को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करा देते हैं, ठीक है, जैसे हम क्यों दोनों ने 2 दिनों तक काम तो साथ में किया होगा ना, तो दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है 3 और 2
यानी 5, 5 गुणे 2 करेंगे यानी 10, 10 काम इन्होंने किया दोनों ने मिलके। अब क्यू छोड़ के चला जाता है तो 30 में से 10 घटा देंगे तो यानी टोटल काम बचेगा, जो शेष काम बचेगा वो 20 बचेगा। अब शेष काम को ए ने किया यानी 10 दिन लगे ए को 2 की एफिशिएंसी से करने में। और क्वेश्चन में बोला गया है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 2 दिन तो पहले कर चुके थे यानी 10, और 2 दिन पहले कर चुके थे और 10 दिन बाद में लग रहे हैं शेष काम को करने में, यानी 10 2 12 दिन। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी, उसने इसे 24% की छूट पर ख़रीदा होता तो उसे घड़ी 2400 कम में मिलती। इस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? अगर एक आदमी 100 की सामान है, ठीक, उस पर 12% की छूट मिल रही है तो यानी 88 का ख़रीदा होगा, ठीक। अब बोला गया कि यदि इसने इसे 24% की छूट पर ख़रीदा होता, 24% की छूट को मतलब 100 में से 24 घटाएंगे यानी 76, तो इसे घड़ी 2400 कम में मिलती है, तो यानी 88 और 12 का जो अंतर होगा वो होगा 12, और 12 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 2400 दे रखी है, ठीक। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी, 1 यूनिट की निकल के तुम्हारी 200 आ जाएगी, ठीक। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 200 2 जीरो लग जाएंगे यानी 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है? तो 2:3 और 3:4 दे रखा है, दोनों का अंतर ऊपर का, इसका अंतर सेम है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष बाद का बोला है ना, तो 5 वर्ष निकल के आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 5 वर्ष निकल के आएगी। वर्तमान में बी की आयु क्या है? ये तुम्हारी जो दे रखी है 2:3 वर्तमान आयु दे रखी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकल के बी की, जो बी का अनुपात 3 में दे रखा है तो उसकी वैल्यू तुम्हारी 15 वर्ष निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन अभी जो हाल में SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर से हैं, ठीक है। तो देख लो, CGL में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और GD में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि लेवल हल्का है या हाई है। तो जैसा भी लेवल होगा मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं लेवल को अप भी करूँगा, तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं कि लेवल हल्का है या हाई है, तो मैं क्वेश्चन अप करता भी जाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलार्ध का आयतन 19,400 सेमी क्यूब है, उस गोलार्ध की त्रिज्या है। गोलार्ध मतलब अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है 19,404 दे रखी है। तो हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 2/3 गुणे 22/7 इंटू आर क्यूब 19,404। जब हम 22 दूना 44 से काटेंगे इसको तो यहाँ से बचेगा 441, ठीक। यहाँ से बचेगा 441, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ये 441 तुम्हारा 21 का वर्ग होता है, ठीक। 441 21 का वर्ग होता है, तो 21 गुणे ये 7×21 जो होगा इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यानी 3 बार 21 21 हो जाएगा। तो हमें जो क्यूब रूट निकालेंगे तो निकालेंगे तो 21 आ जाएगा इसका, ठीक है आंसर, और यही त्रिज्या हो जाएगी।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर, कार में 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर और घोड़ा गति में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर जो होता है वो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं। बाइक से जब जाता है तो उसका जो समय निकल के आएगा 96/16 यानी 6 आवर। अब इसी तरह जब वो कार से जाता है तो 124/31 यानी 4 घंटे। और जब ये घोड़ा से जाता है तो ये 15 घंटे लगेंगे। तो टोटल तुम्हारे घंटे हो जाएंगे 15, 4 19, 19 6 25। और तुम्हारी जो टोटल चाल हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी 96 प्लस 124 प्लस 105 और टोटल आवर तुम्हारे दे रखे हैं 15 4 19 19 6 25। ठीक, तो ये जोड़ने पे जो आएगा ये इतना, ये आएगा 325/25 यानी इसको काटेंगे तो 13 बार जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसकी औसत चाल जो होगी वो 13 निकल के आ जाएगी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो जो एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, तो जो इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। जब किसी तार को मोड़ा जाता है तो किसी भी शेप के लिए अगर, तो वो उस दोनों का परिमाप बराबर होता है। वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप बराबर होगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे 11 करेंगे तो 44 सेंटीमीटर जो होगा वो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। ठीक, तो ये होगा 2πr, दोनों का परिमाप बराबर होगा तो 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 2 गुणे 22/7 त्रिज्या निकालनी हमें, तो r हो जाएगा ऐसे ही। तो 22 दूना 44 कट जाएगा ये एक बार में, तो r बराबर निकल के आ जाएगा। ये 7 उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो r जो निकल के आ जाएगी वो 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? तो 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 28 SP बराबर 17 CP के। ठीक, तो इधर से SP और CP का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 17:28। ठीक, बोला गया है लाभ या हानि का अगर तुम्हारा SP 17 है और CP 18 है तो इस पे 11 की हानि होगी। 11 की हानि होगी यानी तुम्हारा CP दे रखा है 28, तो 28 नीचे आ जाएगा, 4 7 28 यानी 25 ये होगा। ठीक, 25 × 11 करेंगे, 25 × 11 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 275/7। और जब हम 7 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 39 सही 2/7% की हानि हो जाएगी। ठीक, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था। यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, उस पर 55% का लाभ हो रहा है तो वो 155 की हो जाएगी। अब बोला गया है कि
क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है। अगर 100 पर 24% की वृद्धि होती है तो 124 हो जाएगी। अब बोला है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत, अगर विक्रय मूल्य 155 ही है तो यहाँ से तुम्हारा जो लाभ निकल के आ जाएगा वो 31 आ जाएगा। 31 का लाभ होगा और 124 पे 124 सीपी होगा तुम्हारा, तो 31 गुणे 124 का 31/124 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो ये 4 बार जाएगा और 4 से ये 25 बार जाएगा, यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी ए 124 के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर निकल के आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। ठीक, 31 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब उसका क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर बराबर 31 गुणे 31 बराबर 961 के। बस यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह 40% के सामान को अंकित मूल्य पर और शेष को अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ हानि का प्रतिशत कितना होगा? ठीक, तो क्वेश्चन को करते हैं हम अपने। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी अगर 100 सीपी है तो 120 अंकित करता है, तो यानी 5 से 6 अंकित करता है। अब क्वेश्चन बोला गया कि वह 40% सामान को अंकित मूल्य पर और शेष को अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ हानि का प्रतिशत कितना होगा? अगर 40% सामान को अंकित मूल्य पर करता है तो यानी अंकित मूल्य तुम्हारा 6 है और 40% मतलब 100 का 40% यानी 20 दूना 40 2500। ठीक, 40% तो यानी 4 ले लेंगे। ठीक, प्लस बोला गया 30% छूट देकर बेचता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है, यानी 6 गुणे 6, क्योंकि 60% सामान बचा था ना, तो इसका 30% निकाल देंगे, यानी 70% निकालेंगे। 30% की छूट देने पर 100 वही अपॉन 100 कर देंगे। ठीक, तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 49.2, ये तुम्हारा हो जाएगा SP। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। तुम्हारा जो CP दे रखा था वो 5 था। ठीक है, और 10 चीज़ें हैं तो 10 यानी तुम्हारा CP निकल के आ जाएगा 50, और SP तुम्हारा दे रखा है 49.2 सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा SP। इन दोनों का जब अंतर करोगे तो ये 0.8 के बराबर आएगा और 0.8 की ही हानि होगी। ठीक है, तो 100 तुम्हारा CP तुम्हारा दे रखा है 50। ठीक, इसका जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 दूना 100 और 0.8 की 2 से गुणा करेंगे, 1.6% का लॉस हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेशन का। तो ये SSC CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे भी क्वेश्चन JD में आते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त और उनके महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो तो x प्लस y की
वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अगर संख्याएं x और x बराबर हम a मान लें, अगर संख्या x बराबर a मान लें और y बराबर b, ठीक, तो उनका महत्तम समापवर्तक जो दे रखा है, दो संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 204 गुणा, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, ठीक है, तो संख्याएं हो जाएंगी 12a 12b, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो अंतर दे रखा है वो 60 दे रखा है, ठीक है, 12a माइनस b बराबर 60, यानी a माइनस बी निकल के आ जाएगा तुम्हारा 5, ठीक। अब बोला गया है कि 12ab, भाई इनका एलसीएम जो है महत्तम समापवर्तक का 12 गुना दे रखा है, ठीक है, तो 204 गुणे 12, ठीक, तो ए बी बराबर निकल के आ जाएगा 204, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि इस पेज पे हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ए बी बराबर 204 निकल के आ गया, तो हमको ए और बी की ऐसी पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है जो कि घटाने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 204 आए। तो ए और बी की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 17 और 12, ठीक। इनको जब इनका अंतर होगा 5, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा 204, ठीक। तो इनका जो है हमें योग निकालना था, तो 12 तो इनका एचसीएफ होगा, उससे तो मल्टीप्लाई करेंगे 17 प्लस 12, ठीक, ए प्लस बी, तो 12 गुणे 29 जब करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 348, और यही आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। तो थैंक यू गाइस, क्लास कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में, और जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, आप मिलते हैं कल फिर, और अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।